हेलो गाइस। जी नाज़रीन, सबसे पहले एम डटी कर लर्निंग एकेडमी की बेhalf पे का सलाम। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो पिछला लेक्चर है 26 और 27, इसमें हमने ऐसे समझ लो प्लेट जो स्टैटिक प्लेट लोड टेस्ट है, उनको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। जो हमारे पास हर एक की अलग अलग स्टैंडर्ड थी, इसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। जो सबसे पहला स्टैंडर्ड था वो ASTM D1194, जिसमें स्टैटिक मेरे को प्लेट लोड टेस्ट था। अच्छा, इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम एट वंस हम लोड अप्लाई करते थे। उसके लिए जो है हम पूरा प्रोसीजर वगैरह कर लेते थे आखिर तक। जो लोड वगैरह हम अप्लाई करते थे, उसकी जो मिनिमम लिमिट थी वो है 50 टन। मतलब 50 टन से एटलीस्ट 50 टन होना चाहिए, और इससे ऊपर आप कर सकते हैं अपने फाउंडेशन ये जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से, लेकिन 50 टन से कम नहीं होने चाहिए। मतलब सिर्फ ये सिंगल लोड जो स्टैटिक लोड होता है हम अप्लाई करते हैं, उसी के लिए हमने डिस्कस किया था पूरा डिटेल को। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा वाला था, जो ASTM D1195 जो था, इसमें ये था कि इसमें ऐसे समझ लो रिपीटेटिव टेस्ट था। रिपीटेटिव टेस्ट का मतलब यह है कि इसमें लोड की कोई जो कंडीशन नहीं थी कि इतना लोड से आप स्टार्ट ले लें, जैसे पहले वाले में थी 50 टन का। अच्छा, इसमें हम ये करते थे, जो लोड अप्लाई करते थे इनके लिए पूरा प्रोसीजर वगैरह हम करते थे कि हमने लोड अप्लाई कर दिया, और उनकी जो रीडिंग वगैरह सेटलमेंट की, जब तक ये कांस्टेंट होती थी, फिर इसके बाद हम इसको रिमूव करते थे। इसमें जो इलास्टिक रिबाउंड वगैरह आती थी, परमानेंट डिफिनेशन, ये पूरा एक ही लोड के लिए हम पूरा साइकिल वगैरह कंप्लीट करवा के फिर इसके बाद दूसरा जो इनकी तकरीबन डबल लोड अप्लाई करते थे। अगर पहले साइकिल में हमने 10 किलो न्यूटन अप्लाई किया था, तो दूसरे साइकिल में हम 20 किलो न्यूटन के लिए ये पूरा रिपीटिशन करते थे। तो जो आज का सेशन है, ये भी सेम, सारी इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ सेम है। लेकिन इसमें ऐसे समझ लो कि इसमें रिपीटिशन नहीं है। रिपीटिशन का मतलब ये है कि हम अगर एक लोड अप्लाई कर दिया, उसके लिए रीडिंग ले ली, तो जो इसके बाद जो है ये इसी के ऊपर, मतलब इसको हम अनलोडिंग नहीं करेंगे जो लोड है, इसके ऊपर से ऐसे समझ लो कम्युलेटिव एक्स्ट्रा लोड वगैरह अप्लाई कर लेंगे, पर और एक्स्ट्रा लोड वगैरह अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो मेन फ़र्क था ये था कि इसमें रिपीटिशन नहीं होगी लोड की। तो आज के सेशन में हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए, या सिविल इंजीनियर है, या आपका साइल के साथ आपका कोई वास्ता है, या फाउंडेशन डिज़ाइन के साथ है, या और कोई जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होती है प्रोजेक्ट के लिए, इनके साथ आपका वास्ता है, तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो आपको टाइम पे मिले। शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ASTM D1196, जो कि स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड फॉर नॉन रिपीटेटिव static plate load test of soil and flexible pavement component for use and evaluation and design of airport and highway pavement वगैरह, ये इनका मेन टाइटल है। अच्छा, सबसे पहले हम इनका स्कोप डिस्कस करेंगे। स्कोप में क्या है, जो हमारे पास ASTM D1196 है, ये बेसिकली ऐसे समझ लो जो हम फील्ड में टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं, जो बेरिंग कैपेसिटी या जो सेटलमेंट ऑफ साइल वगैरह है, जिसमें हम रिजिड प्लेट वगैरह में यूज़ कर लेते हैं, स्टैटिक वर्टिकल लोड वगैरह इनके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। ये बेसिकली ऐसे समझ लो इनके लिए जो प्रोसीजर वगैरह है उसी को कवर कर लेता है। अच्छा, ये किस चीज़ के लिए, जैसे पहले जो पिछले वाले लेक्चर में हमने बोला था, एप्लीकेबल है जो नेचुरल साइल है, नेचुरल अगर ग्राउंड की हमने बेरिंग कैपेसिटी मालूम करनी है, सेटलमेंट उसी में भी कर सकते हैं। अच्छा, कंपैक्टेड जहाँ से अगर हमने किसी दूसरे जगह से साइल वगैरह लेकर आए, उनकी कंपैक्शन की है, या क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हमने जो नेचुरल सबग्रेड है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। सबग्रेड हम अगर हमें मालूम है जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है जिसके ऊपर हम रोड वगैरह बनाते हैं, उसी के लिए है। इसके अलावा जो फाउंडेशन लेवल है, अच्छा फाउंडेशन लेवल इसमें समझ लो डीप फाउंडेशन भी हो सकती है, शेलो फाउंडेशन भी हो सकती है। मतलब ये ऐसे समझ लो कि ये फाउंडेशन के लिए हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। अच्छा, क्यों, मतलब एप्लीकेबल तो है, हम क्यों यूज़ करते हैं कि जब फाउंडेशन डिज़ाइन वेरिफिकेशन करनी है, अगर हमने कहीं बिल्डिंग के लिए या कोई ब्रिज के लिए या किसी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, इसके लिए फाउंडेशन वगैरह डिज़ाइन करने हैं, तो बेसिकली हम उसी से वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि क्या ये जो हम फाउंडेशन डिज़ाइन ये सही है गलत है। इसके अलावा जो पेमेंट एवेलुएशन हम करवा देते हैं
कि जो हमने रोड वगैरह बनाई है, इनकी जो टेक्निक थी है सबग्रेड सब बेस कोर्स वगैरह की, क्या ये सही है, क्या ये जो इनके ऊपर एक्सपेक्टेड लोड आ रहा है उसी के हिसाब से है या नहीं है। तो बेसिकली हम इसी की एवेल्युएशन करवा देते हैं। इसके अलावा जो साइज इम्प्रूवमेंट असेसमेंट है, कि जहाँ पे अगर हमने कोई एम्बैंकमेंट वगैरह की या कोई रोड के लिए हमने दूसरी जगह से साइल लेकर आए इसको सब जो प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, तो बेसिकली वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, कि हम चेक कर लेते हैं कि पहले जो उनका नेचुरल अपग्रेड था उनकी क्या सिचुएशन थी बेयरिंग कैपेसिटी, अब जो हमने इनके ऊपर कंपैक्शन की है उनकी क्या सिचुएशन है, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है? वही अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम, जिसको हम मैक्सिमम बेयरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, जो कि फाइल वगैरह बर्दाश्त कर सकते हैं बगैर किसी फेल्यूर के। उसी के लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके साथ जो दूसरी वाली है एलोवेबल बेयरिंग कैपेसिटी, एलोवेबल बेयरिंग कैपेसिटी सेम अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है, लेकिन हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो 2.5 से लेकर 3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम यूज़ कर लेते हैं, उसी पे डिवाइड कर लेते हैं कि हमारे पास जो सेफ वैल्यू वगैरह आ जाए। इसके अलावा जो लोड सेटलमेंट बिहेवियर है, जैसे मैंने पहले इनकी कर्व वगैरह भी आपके पास इंशाल्लाह क्या आगे स्लाइड में भी आएंगे, उसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। जो डिफॉर्मेशन करेक्टरिस्टिक है कि साइल वगैरह की जो कितने लोड पे इनकी सेटलमेंट आती है, रिबाउंड इलास्टिक रिबाउंडनेस इनका कितना है, परमानेंट सेटलमेंट कितना आ जाता है इसमें, ये सारी चीज़ें हम उसी से फाइंड आउट कर लेते हैं कर्व से। अच्छा, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि स्टैंडर्ड कवर कर लिए, जिसमें जो एक इंजीनियर के लिए ऐसे समझ लो इसको अंडरस्टैंड करना बड़ी ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहले है वो है बेयरिंग प्रेशर। बेयरिंग प्रेशर जो हम ऐसे समझ लो, जब हम लोड इनके ऊपर अप्लाई कर लेते प्लेट के ऊपर, तो वहाँ पे हम प्रेशर जो डायल गेज वगैरह वो नोट करने होती है। अच्छा, जो बेयरिंग प्रेशर है वो है ही क्या? बेसिकली जो हम प्लेट को यूज़ कर लेते हैं, जो हमारे पास 300 से लेकर 760 मिलीमीटर तक इनकी डायमीटर होती है, जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 300 मिलीमीटर का। तो जो हम बेयरिंग प्रेशर है, जो अप्लाइड लोड हम कर रहे हैं किलो न्यूटन में, इसको अगर हम इस पे डिवाइड कर लें जो प्लेट का एरिया है, तो बेसिकली ये हमारे पास बेयरिंग प्रेशर कहलाता है। इसके अलावा जो सेटलमेंट क्या है, जो हम लोड अप्लाई कर लेते हैं जिसके रिजल्ट में जो है इसकी सेंक्शन होती है या जो मूवमेंट होती है प्लेट वगैरह अंदर दब जाता है ज़मीन के अंदर, बेसिकली जो वर्टिकल मूवमेंट है इसी को हम सेटलमेंट बोलते हैं। अच्छा, इलास्टिक सेटलमेंट क्या है? रिकवरेबल डिफॉर्मेशन। जो हम ऐसे समझ लो, जो हम लोड अप्लाई कर लेते हैं किसी प्लेट के ऊपर, तो ये दब जाता है, जैसा इसमें सेटलमेंट आ जाती है। जब हम इसकी अनलोडिंग कर लेते हैं तो ये कुछ अमाउंट जो है ये दोबारा जो है रिकवरी आ जाती है इसको, जो रिकवरी वगैरह आ जाती है सेटलमेंट में, उसी को हम बेसिकली इलास्टिक सेटलमेंट कहते हैं। जब प्लास्टिक सेटलमेंट ये क्या है? परमानेंट डिफॉर्मेशन। एक तो जब हम लोड रिमूव कर लेते हैं तो इसमें कुछ इलास्टिक ऊपर जो है सेटलमेंट जो है ऊपर दोबारा रिकवरी आ जाती है, और कुछ रह जाता है जो परमानेंटली इसमें ऐसे समझ लो कि परमानेंट सेटलमेंट आ जाता है। बेसिकली उसी का हम परमानेंट रह जाता है, उसी का हम प्लास्टिक सेटलमेंट या परमानेंट डिफॉर्मेशन। फेल्यूर लोड क्या है? जिसकी वजह से जो हम साइल वगैरह की फेल्यूर आ जाती है, या इसमें ऐसे समझ लो पूरा फेल हो जाता है लोड के ऊपर, उसी को हम फेल्यूर लोड। अच्छा, क्रीप क्या है? टाइम डिपेंडेंट सेटलमेंट। टाइम डिपेंडेंट सेटलमेंट यह है कि हम किसी ऊपर अगर आपने लोड अप्लाई कर दिए, तो जो ये विद पैसेज ऑफ टाइम ऐसे समझ लो इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐसे समझ लो इनकी कंपेक्शन हो जाती है, इसमें सेटलमेंट हो जाता है। तो क्रीप बेसिकली हम टाइम डिपेंडेंट है, जो अगर हमने जो नेचुरल या सेल्फ वेट की वजह से जो है जो मटेरियल में कंपेक्शन आ जाती है, सेटलमेंट आ जाती है, उसी को हम समझ लो क्रीप। क्या सिग्निफिकेंट यूज़ क्या है? ये बेसिकली जो ऐसे समझ लो कि जो हमारे पास एक्चुअल या जो एमसीक्यू स्टाइल रिस्पांस है, बेसिकली हम उसी को फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो दूसरे की नस्बत अगर हम कंपेयर कर ले कि जो लेबॉर्ट्री में हम वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, जो हम एस वगैरह में हम बेयरिंग कैपेसिटी में बिल्कुल जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट करवाना होता है वहाँ पे हम मालूम कर लेते हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग इम्पॉर्टेंस भी है कि हम जो सेफ फाउंडेशन लोड है कि मतलब जहाँ पे हम प्रोजेक्ट करवा रहे हैं तो इनके ऊपर कितना लोड आना चाहिए, मतलब उसी हिसाब से हम फाउंडेशन को डिज़ाइन कर लेते हैं। अगर ऐसे ज़्यादा हो, ज़ाहिरी बात है, तो इसमें जब हमें पता होता है कि इनकी बेयरिंग कैपेसिटी इतनी है तो इससे ज़्यादा लोड वगैरह अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जो साइल इम्प्रूवमेंट इफेक्टिवनेस है कि जहाँ पे हमने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है साइल की, वहाँ पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिज़ाइन एजम्पशन है, जिसमें हम डिफरेंट या पेमेंट डिज़ाइन करना हो या बिल्डिंग करना हो, जिसमें हम डिफरेंट पैरामीटर एज्यूम कर लेते हैं, तो उसी में सिलेक्शन में हमें बड़ी इनकी हेल्प होती है अगर हमें इन चीज़ का पता हो। अच्छा, डिटेक्ट वीक साइल लेयर।
अच्छा, जहाँ पे हम ऐसे समझ लो, अगर हम डिफरेंट डेप्थ, एक टेस्ट हमने एक डेप्थ पे कर लिया, दूसरे जगह पे हमने सेम टेस्ट करवाया लेकिन इनका डेप्थ लेवल थोड़ा ज़्यादा कर दिया, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन से जो लेयर है साइल के, कौन से कमज़ोर है, कौन से इनकी जो है वो स्ट्रांग लेयर है साइल की, वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ जो हम जहाँ पे हमें हाई एक्यूरेसी होती है, जो हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पे भी हम इस टेस्ट को कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ एपैरेटस डिटेल है जो कि ऐसे समझ लो सेम, ये पहले भी हमने जो स्टील बेयरिंग प्लेट है, जैसे डायमीटर जो है 300 से लेकर 760 मिलीमीटर डाया है, ये बेसिकली लोड ट्रांसफर टू साइल जो है सेफ तरीके से करता है। इसके अलावा जो हाइड्रोलिक जैक है, ये लोड को अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। जो रिएक्शन सिस्टम है, ये बेसिकली जो रेजिस्टेंस फोर्स है, जो जैक वगैरह के ऊपर हम लोड डालते हैं, जो जैक को ऊपर से जो है ऐसे समझ लो इनको टाइट रखता है इसको। इसका जो प्रोइंग रिंग है या लोड सेल है, ये लोड को मेजर कर लेता है। जो डायल गेज है, इसमें जो सेटलमेंट वगैरह आ जाती है प्लेट में, उसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। जो रेफरेंस बीम है, इसमें जैसे समझ लो स्टेबल गेज वगैरह लगे होते हैं कि इसमें हम नोट कर लेते हैं कि साइड से कोई इंटरफेरेंस तो नहीं हो रहा। सिमिलरली जो स्पिरिट लेवल है, वो जो हम इनके लिए लेवलिंग कर लेते हैं टेस्ट के लिए अरेंजमेंट वगैरह में, ये बेसिकली स्पिरिट लेवल से हम इसको चेक कर लेते हैं। इसके अलावा जो मेयरिंग स्केल है, इसमें हम ऐसे समझ लो या तो जो पेट साइज के इनके डायमेंशन है या जो डेप्थ वगैरह है, उसी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, जो टेस्ट की कुछ सेटअप डायग्राम है कि हम कैसे अरेंजमेंट कर लेते हैं, जो टिपिकली हम कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो रिएक्शन लोड है वो ट्रक और बीम फ्रेम होता है। अच्छा, दोनों हम यूज़ कर सकते हैं जगह पे। अगर हमने ट्रक वगैरह की या कोई लोडेड ट्रक हो या कोई ऐसी गाड़ी वगैरह हम नहीं खड़ा कर सकते, तो वहाँ पे हम इनके लिए जो बैग वगैरह हम रख देते हैं, उसी से हम इनके लिए जो रिएक्शन लोड है वो क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हाइड्रोलिक जैक आ जाता है। हाइड्रोलिक जैक के बाद जो उनका स्टील प्लेट का आ जाता है। स्टील प्लेट जो है वो सेफ तरीके से जो इनका लोड है वो उसमें जो ग्राउंड है, सब ग्रेड है, उसी में ट्रांसफर कर लेता है। सिमिलरली जो डायल गेज है, ऐसे समझ लो ये इंडिपेंडेंट तरीके से हम इसको रख देते हैं ताकि जो लीडिंग सिस्टम है इनके साथ इनका कोई कांटेक्ट ना हो, ताकि जो इनकी रीडिंग है इनके ऊपर इनका इम्पेक्ट ना आए। अच्छा, नेक्स्ट जो है स्टेप वाइज प्रोसीजर है, पहले भी हमने डिस्कस किया था। जो हम साइट प्रिपरेशन कर लेते हैं पहले स्टेप में, कि जो हम जिस लेवल पे हमने फाउंडेशन का टेस्ट करवाना है, फाउंडेशन बनानी है, उसी लेवल तक हम इसका पिट वगैरह बना लेते हैं। फिर इनकी लेवलिंग भी करवा लेते हैं। इसके अलावा जो हम जो प्लेट होता है जिसके ऊपर हमने टेस्ट करवाना है, सेंट्रली प्लेस कर लेते हैं ताकि इसमें इधर उधर से कोई रुकावट ना हो। जो दूसरा स्टेप है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट सेटअप है, जिसमें हम रिएक्शन सिस्टम, जो लोडिंग सिस्टम है, उनको अरेंजमेंट करवा लेते हैं। इसके बाद जो हाइड्रोलिक जैक के प्लेट और जो रिएक्शन बीम के दरमियान रख देते हैं। सिमिलरली जो इनकी डायल गेज, हम इनको जो सिमेट्रिकल तरीके से वहाँ पे जो प्रॉपर लोकेशन पे हम इनको सेटिंग कर लेते हैं। अच्छा, जो इनिशियल सेटिंग ऐसे समझ लो कि हम जो थोड़ा सेटिंग लोड वगैरह अप्लाई कर देते हैं, तो इसमें जो रीडिंग होती है उसको हम ज़ीरो कर देते हैं ताकि हमारे पास ज़ीरो हो, ताकि ये पूरा जो सिस्टम है ये आपस में ऐसे समझ लो टाइट हो जाए, ताकि इसमें कोई मूवमेंट वगैरह ना हो। अच्छा, जो थर्ड स्टेप है सी वाला, लोडिंग स्टेज है, जिसमें हम सेटिंग लोड जैसे मैंने भी बता दिया कि ताकि जो क्या है, जो हाइड्रोलिक जैक वगैरह हमने लगाया है प्लेट के दरमियान, ताकि ये थोड़ा एक टाइट अरेंजमेंट में आ जाए। तो इसमें हम ऐसे समझ लो, हम जो लोड वगैरह अप्लाई कर लेते हैं इंक्रीमेंट में कर लेते हैं। जो डिज़ाइन लोड होता है जो हमारे पास एक इंजीनियरिंग में हम ध्यान में रख देते हैं, उसका 20% लोड वगैरह हम अप्लाई कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो हम सेटलमेंट वगैरह आ जाती है, वो इमीडिएटली हम उनका रीडिंग ले लेते हैं। फिर 1 मिनट बाद, 2, 3, 4, 15 मिनट बाद, मतलब ऐसे हम जितना हम रीडिंग जल्दी लेंगे उतना ही हमारे पास जो कर्व वगैरह बनेगी वो एक स्मूथ तरीके से बनेगी। अच्छा, इसको कब तक कंटिन्यू करें, जब तक फेल्यूर ना आ जाए, या जो सेटलमेंट है वो अलाउेबल जो लिमिट है उनको एक्सीड कर ले, या जो मैक्सिमम प्लेन लोड है वो हमारे पास आ जाए, कि जो हमने एज्यूम किया है कि इतना लोड आ जाए बगैर किसी फेल्यूर के, तो वहाँ पे हमने इनको स्टॉप करना है। आखिरी जो स्टेज है, इसे डी नंबर पे अनलोडिंग है। इसमें जो जो हमने इंक्रीमेंट पे लोड अप्लाई किया था, इनको ऐसे समझ लो इंक्रीमेंट तरीके से बैक इंजीनियरिंग से इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसको हम रिमूव भी कर लेंगे। अच्छा, जो इनकी डायल गेज रीडिंग है उनको भी नोट कर लेंगे। जो सेटलमेंट की रीडिंग आई है, जितना हम लोड अप्लाई करेंगे उतना जो रिबाउंड रीडिंग है, उसी को हम बैक डायरेक्शन में हम इसको इसकी रिकॉर्ड करेंगे इसको।
अच्छा, ये टेबल है इसी फॉर्मेट में इस किस्म के, जैसे ये टेबल आपको नज़र आ रहा है, जिसमें हम लोड, पहले कॉलम में लोड है, इसमें फिर प्रेशर आएगा, फिर सेटलमेंट वगैरह जो हमने डायल गेज से नोट की है कि प्रेशर वाला जो प्राइमिंग रहेगी या लोड सेल है वहाँ से हमने प्रेशर वगैरह नोट की है, जो लोड वगैरह मालूम कर रहे हैं। ये इंडिविजुअली हर लोड के सामने आपका मतलब इसी तरीके से हम डेटा वगैरह कलेक्ट करेंगे साइट पे। अच्छा, फिर का कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में जब हम बेयरिंग प्रेशर या जो बेयरिंग कैपेसिटी वगैरह हम कर लेते हैं, इनका फार्मूला है क्यू इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई ए। हमारे पास क्यू है वो प्रेशर है, पी जो है लोड है, जो ए हमारे पास प्लेट एरिया है, ये बेसिकली उसी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, अलावेबल बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, जो हमारे पास अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी जो मैक्सिमम कैपेसिटी आ जाता है, उसी को अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास ये अलावेबल, जिसको आमतौर पर हम डिजाइनिंग पर्पज के लिए यूज़ करते हैं जो प्रोजेक्ट में, ताकि हमारे पास कुछ सेफ्टी हो। मैक्सिमम वैल्यू को यूज़ नहीं करते, हम सेफ्टी रख देते हैं अपने, जो कि हम आमतौर पर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं 2.5 से लेकर 3 के दरमियान हम लेते हैं इसमें। अच्छा, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, जो हमारे पास लोड सेटलमेंट कर्व वगैरह आ जाती है, इसमें जो स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट तरीके से हमारे आएंगे तो इसका मतलब है इसमें जो इलास्टिक साइल है, तो अगर हमारे पास ग्रेजुअली इसमें कर्व की शक्ल में आ जाता है इसमें, तो इसमें जो इनकी बिहेवियर ऐसे समझ लो प्लास्टिक बिहेवियर है। अगर जहाँ पे अगर उसने शार्प ड्रॉप आ गया इसमें, नीचे आ गया डायरेक्ट, तो ऐसे समझ लो ये फेल्योर पॉइंट है। अगर हमारे पास कोई फेल्योर नहीं आया, स्ट्रेट आया, तो इसका मतलब है सेटलमेंट गवर्न डिज़ाइन के मतलब इसमें कोई ऐसे समझ लो मजबूत है, इसमें जो हमारे पास मैक्सिमम लोड है वो हम अचीव कर चुके हैं, बल्कि इसमें इनके कोई फेल्योर वगैरह नहीं है सेटलमेंट। अच्छा, ये है, ये जो अभी मैंने बता दिया कि जो हमारे पास लोड या जो प्रेशर सेटलमेंट कर्व है वो इसी तरह का हमें कर्व वगैरह मिल जाती है, जो हम रीडिंग वगैरह ले लेते हैं इसमें। अच्छा, जो इसमें जो थोड़ा इनिशियल वाला स्ट्रेट पोर्शन है, इसको हम इलास्टिक जोन बोलते हैं। इसके बाद जो इसमें कर्व का शक्ल आ जाता है, मतलब थोड़ा यूनिफॉर्म तरीके से इसमें जो स्लोप वगैरह आ जाता है इसमें, तो ऐसे समझ लो ये हमारे पास यील्ड जोन कहलाता है या प्लास्टिक जोन है। इसके बाद जो मैक्सिमम पॉइंट के साथ अचानक ये नीचे आना शुरू कर देते हैं, मतलब इसमें ड्रॉप डाउन आ जाती है शार्प तरीके से। ऐसे समझ लो कि वहाँ पे इनकी हमारे पास फाइल की फेल्योर वगैरह आ जाती है, मतलब वहाँ इसके बाद जो इनकी फेल्योर स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो आपको जो हमारे पास आखिर में जो हमारा रिजल्ट आएगा बेसिकली बिल्कुल इसी करो की शक्ल में आ जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास मैक्सिमम अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, अलाउेबल वगैरह हमने कितना लेना है, सेटलमेंट कितना है, ओके, ये सारी चीज़ें हमें जो सारी चीज़ें हम आ जाती है हमारे पास सामने। अच्छा, इसके बाद कुछ एडवांटेजेस भी है कि डायरेक्ट फील्ड मेजरमेंट है, क्योंकि हम साइट पे कंडक्ट कर लेते हैं जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट करना हो, तो डायरेक्ट फील्ड मेजरमेंट ये भी एक फ़ायदा है। रियलिस्टिक साइल रिस्पांस है कि जो हम एक्चुअल जो साइल का रिस्पांस होता है साइट पे, जो हम प्रोजेक्ट जहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करवाना है, बिल्कुल रियलिस्टिक वैल्यू होती है, इसमें कोई वो इंटरफेरेंस वगैरह नहीं है कि ये लेबॉर्ट्री का है या आर्टिफिशियल है, एथेंटिक वैल्यू होती है। इसके बाद जो रिलायबल फाउंडेशन डेटा है कि बिल्कुल हम ग्राउंड रियलिटी का बेसिस पे हम फाउंडेशन के लिए हमें ऐसे समझ लो एक बेंचमार्क वैल्यू आ जाती है। इसके बाद जो हमें डिटेक्ट भी क्लियर है, मैंने पहले बता दिया कि अगर हम डिफरेंट डेप्थ पे एक टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, पता चल जाता है कि किस डेप्थ पे इनकी जो है बेयरिंग कैपेसिटी है वो मजबूत है, वो भी पता चल जाता है। इसके साथ साथ जो 13 नंबर पे है लिमिटेशन है, क्योंकि टाइम कंज्यूमर है, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट पिट वगैरह बनाना, क्लियरेंस करना, फिर लोडिंग जो रिएक्शन लोड अरेंजमेंट है उसको करना, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी रीडिंग लेना, ऐसे समझ लो थोड़ा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है। और हेवी रिएक्शन लोडेड की भी ज़रूरत होती है, अगर हमें गाड़ी वगैरह जहाँ पे हम खड़ी नहीं कर सकते या अंदर नहीं ले जा सकते डिप पे, तो वहाँ पे हमें लोड वगैरह जो बैग वगैरह की सूरत में हम प्रोवाइड कर लेते हैं, वो बड़ी ऐसे समझ लो थोड़ा कंज्यूमिंग है। अच्छा, लिमिटेड डेप्थ इन्फ्लुएंस 1 to 2 प्लेट वेट से, क्योंकि हमें ज़्यादा जो है जो प्लेट की है इनकी डायमीटर है वो लिमिटेड है, ज़ाहिर बात है करेक्शन फैक्टर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक्सपेंसिव फॉर मल्टीपल टेस्ट, अगर हमने एक से ज़्यादा टेस्ट वगैरह करनी है तो ज़ाहिर बात है ये मल्टीपल भी होगा कि हम ये हर टेस्ट के लिए इतना अरेंजमेंट साइकिल वगैरह कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, चौथे नंबर जो 14 नंबर पे प्रिकॉशन है कि हमने क्या क्या इनकी ऐसे समझ लो प्रिकॉशन की ज़रूरत क्या है, ये जो प्लेट वगैरह हम रखते थे ऐसे समझ लो परफेक्टली लेवल पे हो, ताकि ये पूरा कंटेक्ट में हो जो इनका सरफेस है। सिमिलरली जो डायल गेज है वो इंडिपेंडेंट हो, लोडिंग जो अरेंजमेंट होता है इनके साथ अटैच ना हो, जो लोड इंक्रीमेंट है वो भी यूनिफॉर्म तरीके से होंगे।
इसके अलावा जो वाइब्रेशन वगैरह है जो टेस्ट के दौरान उसकी भी अवॉइड करना है ज़्यादा, ताकि डिस्टर्ब ना हो जो साइट का एनवायरनमेंट है। जो रिएक्शन सिस्टम है वो स्टेबल होना चाहिए, ऐसे कोई ना हो कि कोई गिर जाए के या कोई साइड से गिर जाए, लोड कम हो जाए, मतलब स्टेबल सिस्टम के लिए प्रोवाइड करना चाहिए इसको। या 15 नंबर पे एप्लीकेशन है कि जो इंजीनियरिंग में हम कहाँ-कहाँ पे यूज़ करते हैं। आमतौर पर हम जो शैलो फाउंडेशन है, शैलो फाउंडेशन जो ऐसे समझ लो, जो फाउंडेशन की विड्थ होती है, अगर डेप्थ जो है विड्थ से कम हो, ना जो डेप्थ है वो इन फाउंडेशन के विड्थ से कम हो, तो समझ लो उसी को हम फाउंडेशन डीप शैलो फाउंडेशन बोलते हैं। और आमतौर पर हम जो 3 मीटर से कम हो इनकी डेप्थ हो, उसी को शैलो फाउंडेशन की कैटेगरी में रखा। इसके अलावा जो राफ्ट फाउंडेशन है, राफ्ट फाउंडेशन हम ऐसे समझ लो पूरा स्लेब है कि जो जितना भी हमने एरिया होता है, पूरे एरिया के हम ऐसे समझ लो पूरा कंक्रीट का स्लेब वगैरह डाल देते हैं, उसमें हम कॉलम वगैरह कर देते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल स्लेब वगैरह हम कर लेते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी लोडेड आ जाता है, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो जिनके ऊपर हमने स्लेब डालना है इनके ऊपर, वहाँ पे हमें कैपेसिटी का पता होना चाहिए। सिमिलरली जो हाईवे पेमेंट वगैरह है, फ्लेक्सिबल पेमेंट है, उसको हम इसी बेस पे डिज़ाइन कर लेते हैं। जो एयरपोर्ट है जिसका रनवे है या टैक्सी वे है या जो दूसरे भी साइड जो सर्विस रोड वगैरह है, बेसिकली उसी भी हम यूज़ कर सकते हैं इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन के तौर पर। अच्छा, आखिर में जो प्रोफेशनल इंजीनियरिंग टिप्स है, ऐसे समझ लो कि जो प्लेट लोड टेस्ट है, ये ऐसा समझ लो कि स्किल डिपेंडेंट है। क्योंकि जो स्किल डिपेंडेंट का मतलब ये है कि जो हम इसमें प्लेट यूज़ करते हैं इनका इतना एरिया नहीं होता जितना हमारे पास फाउंडेशन का होता है रियल साइज में। तो ज़ाहिर बात है इसमें जो अगर हम रियल फाउंडेशन के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं, जो साइज़ करेक्शन फैक्टर है उसी को यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो जिन दूसरे जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन डेटा है उन्हीं के साथ उनकी कंपैरिजन होना चाहिए। और दूसरा जो है इसमें साइज स्ट्रेटिफिकेशन वगैरह कि जो हम कितने डेप्थ पे, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक टेस्ट जो है 2 मीटर के डेप्थ पे कंडक्ट किया या 3 मीटर या 5 मीटर के डेप्थ के ऊपर, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि कितने डेप्थ के ऊपर इनकी बेयरिंग कैपेसिटी कितना आते हैं। वहाँ वो जो 2 मीटर के फासले पे डेप्थ के ऊपर हमने टेस्ट कंडक्ट किया था उनकी कैपेसिटी अच्छी है, या जो हमने 5 मीटर के डेप्थ के ऊपर हमने टेस्ट कंडक्ट किए थे उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो हमें ये ऐसे समझ लो थोड़ा कंसिडर स्ट्रेटिफिकेशन को भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ आज का जो हमारा सेशन है वो कंक्लूडेड है, और मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय भी किया होगा। नजरीन, हाँ, आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। आज हमने जो एस टी एम डी 1196 है बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, जिसमें स्कोप हो गया, जो इनकी एप्लीकेशन है उसको डिस्कस कर दिया। इसके अलावा जो इनकी सिग्निफिकेंट से या यूज़ है, जो स्टेप वाइज प्रोसीजर है, किसके ऊपर जो हम लोड अरेंजमेंट वगैरह कैसे करना है। अच्छा, जो इनकी डेटा कंपाइलेशन है वो कैसे करेंगे, इनका जो रिजल्ट कंपाइलेशन है कि बेरिंग कैपेसिटी या जो रिलायबल बेरिंग कैपेसिटी, उनको कैसे फाइंड आउट करना है। और आखिर में जो इनकी एप्लीकेशन थी उनको डिस्कस कर दिया। अच्छा, एज अ सिविल इंजीनियर जो इन सारी डिस्कशन के बाद मैं ये कह सकता हूँ जो एस टी एम डी 1196 है ये बड़ी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है सिविल इंजीनियर के लिए या जो साइट पे काम कर रहे हैं उनके लिए, ताकि आपको एटलीस्ट जो है जो बेसिक नॉलेज है बेरिंग कैपेसिटी का वो होना चाहिए कि जो बेरिंग कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, इनकी जो शेलो फाउंडेशन किया है, डीप फाउंडेशन किया है, किस लेवल पे करना है, जो स्टेटा वगैरह अगर साइल इम्प्रूवमेंट वगैरह हमने देखनी है, कंपैरिजन करनी है, किस बेस पे करेंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपने भी एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो जो आपसे मेरा एक और रिक्वेस्ट भी है, जो ऊपर आपको लेक्चर वगैरह नज़र आ रहा है आप बिल्कुल तरतीब से देखें। जो ऊपर लिंक में आपका जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है वो है, तरतीब से देखें ताकि एक अंडरस्टैंडिंग तरीके से, यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग तरीके से आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। और मुझे उम्मीद है आप एंजॉय करें।